प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में 3R सिद्धांत क्या, प्रिंसिपल ऑफ 3R। इसमें 3R होता है, आर आर आर, ठीक है, आर आर आर। फर्स्ट आर का होता है रिड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, कम उपयोग करना, क्या, कम उपयोग करना, मतलब बचाओ, बचाओ मतलब क्या है, बचाओ, कम उपयोग करना मतलब क्या है, बचाओ। हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस, कम यूज करना। अब क्या कम यूज करना क्या है कि जितना आवश्यकता हो उतना ही यूज करना, ये नहीं कि उसको बर्बाद करना है, ठीक है। जितना आवश्यकता रहता है उससे ज्यादा यूज किया जाए तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। सपोज दैट अगर हम लोग को जितना खाना है उतना नहीं बनाएंगे तो वो ठीक है, अगर उससे ज्यादा अगर बना लेंगे तो बर्बाद हो जाएगा, क्या जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो रिड्यूस मतलब कम यूज। अब संसाधनों का कैसे कम यूज किया जा सकता है, जैसे क्या है, पेट्रोल एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका कैसे कम की यूज किया जा सकता है, सपोज दैट कि हम अगर एक टीचर है, हम पढ़ाने के लिए जाते हैं स्कूल में, कहाँ पे जाते हैं, स्कूल में। अब स्कूल में जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं तो और एक टीचर है जो मेरे ही रास्ते पे क्या होता है कि उनका घर पड़ता है। अब वो भी बाइक से जाते हैं, हम भी बाइक से जाते हैं, आखिर जाना हम दोनों को एक ही रास्ता पे है। अगर हम जाने समय उसको लेकर के जाएंगे, फिर आने समय फिर वापस छोड़ देंगे, मतलब कि दो जन मिलकर के एक ही बाइक में, ये तो हम लोग बांट देंगे, एक दिन आपका बाइक यूज होगा, एक दिन मेरा बाइक यूज होगा, तो इस तरह से बांट देंगे। उसको कहा जाता है बाइक पूल या कारपूल। तो कारपूल या बाइक पूल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधनों का कम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वैकल्पिक ऊर्जा के साधन का भी यूज कर सकते हैं। आजकल पिछले चैप्टर में, जैसे पिछले भाग में हमने पढ़ाया था कि वैकल्पिक साधन भी पढ़ाया था, तो ये रिड्यूस हो गया, मतलब कम यूज करना, इस तरह से कम यूज कर सकते हैं। दूसरा है रीयूज, रीयूज। तो रीयूज, यूज मतलब पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, उपयोग करना, पुनः उपयोग करना। पुनः उपयोग करना मतलब जो एक बार जो यूज कर लिया गया है उसको फिर से उपयोग करना। जैसे हम लोग बोतल लेकर के आए, जैसे पानी, ड्रिंकिंग वाटर लेकर के आए घर, ठीक है, पानी तो पी लेकिन बोतल बच गया, बोतल का आप क्या करना, क्या फेंक देंगे, मनो फेंक देंगे, नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम अभी पाउच वाले क्या आते हैं, तेल आता है, ऑयल आता है, उसको यूज करने को पाउच के साथ में तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उस तेल को हम लोग उस बोतल में डालेंगे, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो रीयूज है। जैसे कि कपड़ा हम लोग पहनते हैं, कपड़ा जब पहनते हैं वो पुराना हो जाता है, फेंक देते हैं, तो उससे क्या करेंगे कि फिर से उसको फाड़ करके फिर पावदानी वगैरह बना करके फिर से उसका क्या किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। उसके बाद में है रिसाइकल, रिसाइकल, रिसाइकल एक मेथड है। इसके बाद में रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण, पुनः चक्रण। चक्रण का मतलब क्या होता है, घूमना। जैसे कि मान के चलो कि प्लास्टिक है, पानी वाला ड्रिंक बोतल, पिछले बार मैंने यूज किया, इस उदाहरण लिया था, ड्रिंकिंग वाटर पिए, मरोड़े, फेंक दिए, इधर उधर फेंका। अच्छा क्या करते हैं कि उस बोतल को उठा करके ले जाया जाता है, हम सोचते हैं कि उन लोग उठा करके क्या करते हैं, क्या फिर से उसका और कुछ यूज किया जाता है, जी नहीं, उसको क्या किया जाता है, फिर से फैक्ट्री में ले जाया जाता है, फिर से उसको क्या किया जाता है, गलाया जाता है, गला करके फिर से उससे क्या बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिसाइकल, पुनः चक्रण कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहला चीज है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित, जो भी संसाधन है प्राकृतिक संसाधन वो क्या है, सीमित है। संसाधन सीमित है, केवल संख्याएं बढ़ रही है, आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वृद्धि के कारण उसका यूज भी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, यूज अधिक हो रहा है, और या तो उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, जितना आवश्यकता हो उससे कहीं ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधन आने वाले भविष्य में या तो कम पड़ जाएंगे या तो फिर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कि ये जो प्राकृतिक प्रदत्त है, चूंकि क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त है, तो उसका दुरुपयोग करना या उसको समाप्त करना मेरा कोई अधिकार नहीं, हमारा या आपका कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन आने वाले पीढ़ियों का क्या है, अमानत है। जिस तरह से कहा जाता है, अगर मान के चलिए कि एक परिवार को ले लीजिए, अगर कोई बाप है,
कोई पिता है, वो अगर अपना जो कमाया है या जो चीज संसाधन है, जो उसका संपत्ति, उसको पूरा खत्म कर देगा, तो उसका आने वाले बच्चे को, आने वाले पीढ़ी पे क्या गुजरेगी। सेम टू सेम वही प्रकार है कि प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों की क्या है, अमानत है। इसका बचाव करना हमारा कर्तव्य है, इसका बचाव करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। तीसरा क्या, प्राकृतिक संसाधन समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलना चाहिए। क्योंकि ये क्यों, हमारे बाप का जागीर नहीं, आपका बाप का जागीर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त है। क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त है, इसलिए ये सबका इसका हिस्सा सबको मिलना क्या है, महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। क्योंकि सबको मिलेगा नहीं तो सबका विकास नहीं होगा, सबका विकास नहीं होगा तो मानव कल्याण नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अधिकांशतः देखा गया है प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, चलिए आगे की ओर अभी जानते हैं। वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन। वन्य जीव संरक्षण, जिस प्रकार से अन्य भी प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण जरूरी है, इसी प्रकार से वन्य जीव संरक्षण भी क्या है, जरूरी है। बहुत सालों के बाद में देखा किया गया कि वन्य जीव जो है, बहुत सारे वन्य जीव है जो विलुप्त होने की कगार पे है या उसके प्रजाति, जैसे पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी जीव है जो क्या है, संकटापन जीव है। संकटापन जीव क्या है, ऐसे जीव की प्रजाति जो क्या होने वाला है या विलुप्त होने की कगार पर है, उसको कहा जाता है संकटापन जीव। तो इसके लिए जो वन्य जीव है, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव को बचाना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखा गया कि एक संगठन है WCO, इसका नाम चेंज करके अभी IU इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, IUCN। क्या है, IUCN, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। अब इसी का नाम चेंज करके अभी कर दिया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल संगठन है। इसका काम क्या है कि जो जीवों को कंजर्वेशन करना, मतलब जीवों का बचाव करना। इसके लिए इन्होंने 3 सिद्धांत पे काम करता है, 3 सिद्धांत पे काम करता है। पहले ये नोट डाउन करता है, क्या नोट डाउन करता है कि कौन कौन सा जीव है। ठीक है, कि जो जीव जो है वो क्या, जो विलुप्त होने के कगार पे है या विलुप्त हो चुकी है। तो पहला आता है विलुप्त प्रजाति। जैसे विलुप्त प्रजाति का रिकॉर्ड रखता है वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड पर। तो विलुप्त प्रजाति में जैसे है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, क्या है उसके बाद लाल सींग वाला बतख इत्यादि, लाल सींग वाला बतख इत्यादि विलुप्त। ठीक है, अब एक है संकटापन जंतु, संकटापन जीव। इसमें क्या होता है, ऐसे जीव जो जिसकी प्रजाति विलुप्त होने की, जिसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, उसको बोलते हैं संकटापन जीव। और तीसरा है संकट के निकट,
संकट के निकट। तो ऐसे जीव को इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्त होने का जो विलुप्त होने के संकट पे है, विलुप्त होने के संकट के संकट पर है। समझ में कि वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन को देखने वाला वन्य जीव का जो संरक्षण है, कंजर्वेशन है, उसको वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में देखने वाला एक संगठन है जो सबसे पहले इसका नाम दिया गया था WCO, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। उसको अभी बदल करके क्या कर दिया गया, IUCN। क्या नाम कर दिया गया है, IUCN। इसका क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका काम क्या है, विलुप्त प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है उसका रिकॉर्ड रखना, जैसे एक सिंगोला गैंडा, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में भी बाकी है, कुछ ऐसी चीजें कि अभी देखो क्या है, गौरैया पक्षी है, पूरा विलुप्त होने, ये गौरैया पक्षी जो आएगा वो विलुप्त होने के संकट पर है। इसको बोलते हैं संकट के निकट जीव। क्या कहेंगे, संकट के निकट जीव कहते हैं। अब वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए ये क्या करता है, IUCN या के द्वारा क्या एक जगह निर्धारित किया जाता है जहां पर क्या किया जाता है कि कंजर्वेशन करने के लिए बहुत सारे नियम कानून लगाया जाता है, जैसे इंडिया में भी लगाया गया है। वन्य अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय वन बोर्ड ने सन 1970 ईस्वी में भारतीय वन जीवन नीति बनाई, ठीक है। इसको संविधान में भी जोड़ दिया गया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी की ये निहित है कि कोई भी जंगल या जंगली जानवरों को क्षति नहीं पहुंचा सकता है, उसका शिकार नहीं कर सकता। इसके लिए तरह तरह के अभयारण्य, नेशनल पार्क वगैरह सब भी खोला गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जीवों में किस तरह का प्रकाश बदलाव हो रही है, कौन इसकी प्रजाति विलुप्त हो रही, क्यों हो रही है, तो उसको एक संरक्षित क्षेत्र बना दिया जाता है। उसमें उन जानवरों के प्रति क्या किया जाता है कि निगरानी रखा जाता है, देखा जाता है कि क्या बदलाव हो रहा है, उसमें किस तरह से बदलाव हो रहा है। तो इस तरह से किया जाता है, जांच किया जाता है, सर्वे किया जाता है। जैसे इस बार देखिए नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में चीते की कमी हो गई थी, चीते विलुप्त हो गए, तो इसकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए क्या नामीबिया से क्या लाए, चीते लाए, उसके गर्दन में क्या डाल दिया गया, कैमरा डाल दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से उसमें क्या बदलाव हो रहा है, किस तरह से जी रहा है, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आरक्षित क्षेत्र को बायोस्फीयर किया जाता है। इसका क्या उद्देश्य, बायोस्फीयर का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव विविधता को रक्षा करना, जीवों की विविधताओं को क्या करना, रक्षा करना, मतलब बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना। दूसरा पारिस्थितिकीय संरक्षण को बढ़ावा देना, हमारे चारों ओर का जो पारिस्थितिकीय संरक्षण है इसको बढ़ावा देना। उसके अलावा क्या है, पर्यावरण संबंधी जन जागरण उत्पन्न करना, मतलब अवेयरनेस को बढ़ाना, जागरूकता को बढ़ाना। उसमें भारत में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र है, उसमें क्या है, पहला मानस, क्या है, मानस 1989 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। गल्फ ऑफ मन्नार है, इसको 1989 ईस्वी में इसको भी किया। नीलगिरी है, जिसको पहाड़ी क्षेत्र है, नीलगिरी में बहुत सारे जीव जंतु हैं। 1986 में नंदा देवी है, नंदा देवी उड़ीसा नंदा देवी उड़ीसा क्या है, 1988 में है। गोवा है, गोवा को बनाया गया था, बायोस्फीयर बनाया गया था 1988 में। सुंदरवन का डेल्टा जो बंगाल की खाड़ी में बनती है उसको बनाया गया था, जो 1989 में बनाया गया था। पंचमंडी को 1999 में बनाया गया था, पंचमंडी को 1999 में बनाया गया था, ठीक है। कंचनजंगा लास्ट 2000 इसमें 2000 इसमें बनाया गया था कंचनजंगा को। अब ये तो बायोस्फीयर समझ लीजिए, लेकिन जीव जंतुओं को इसमें सब उसको प्रजातियों को बचाए रखने के लिए एक विशेष क्षेत्र बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, रिजर्व क्षेत्र, क्या है, जैव रिजर्व क्षेत्र, ये सारा चीज को बनाया जाता है। तो अभी हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बनाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र जो भारत में बनाए गए हैं,
संरक्षित क्षेत्र में जो जो प्राणी को मतलब जो भी प्राणी वन्य प्राणी है जिसको संरक्षित किया गया है, जैसे काजीरंगा कहाँ है, असम। काजीरंगा कहाँ है, असम। ये एक सींग वाला गैंडा के लिए क्या है, फेमस है। एक सींग वाला गैंडा वहां पे देखना है तो एक सींग वाले गैंडे आपको यहाँ पे मिलेंगे। जंगली भैंस, टाइगर, तेंदुआ इत्यादि को भी संरक्षित रखा गया। चिल्का पक्षी अभयारण्य जो कहाँ पर है, उड़ीसा में। जब आप पुरी के लिए जाइएगा ट्रेवल के लिए तो चिल्का अभयारण्य जरूर जाइएगा। यहाँ पे बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, ले जाया जाएगा आपको शिप के द्वारा। इसमें ब्लैक बैक और पेलिकन ये दोनों के लिए बहुत फेमस है। ब्लैक बक है, सारस है, पेलिकन है, फ्लेमिंगो इत्यादि इस प्रकार के पक्षी को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक है। अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में, जो हाथी, गौर, चीतल, संवार, तेंदुआ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हमारा झारखंड जो है वो झारखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पलामू बनाया गया है, जिसमें हाथी, तेंदुआ, बाघिन, डियर और टाइगर यहाँ पे संरक्षित रखे गए हैं। इसी प्रकार दलमा जमशेदपुर, अब जमशेदपुर जाइएगा, जब दलमा की ओर नहीं जाइएगा तब तो बड़ी बात है। दलमा जो है सेंचुरी जो बनाया गया है वो स्पेशली किसके लिए बनाया गया, हाथी के लिए। हाथी, तेंदुआ, माउस डियर इत्यादि को रखा गया, लेकिन ये मेन केंद्रीय जगह है यहाँ पर किसके लिए, हाथी के लिए। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात आए और सबसे पहले क्या आना है, टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे पहला चीज है नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको जंगलों का शहर भी कहा जाता है। तेंदुआ, बरसिंगा, देखिए यहाँ पर बरसिंगा मतलब बड़े बड़े हिरन की तरह जो रहते हैं, बड़ा बड़ा सा सिंह रहता है। नीलगाय इत्यादि को यहाँ पर क्या गया है, संरक्षित किया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये गुजरात, ये कहाँ पर है, गुजरात, ये गुजरात कहाँ पर है, गुजरात। ये यहाँ पर ये किस लिए फेमस है, एशियाटिक लायन, इसलिए एशियाटिक लायन, धारदार, हाइना मतलब सियार। हजारीबाग नेशनल पार्क, इसमें भी टाइगर, तेंदुआ ये सब के लिए। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, कहाँ पर है, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। तो ये सारी चीज है, ये संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, अभयारण्य क्षेत्र। अब चलिए थोड़ा सा अभयारण्य क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि अभयारण्य क्षेत्र वह जगह होता है जो सरकार के द्वारा जो अभी वन अधिनियम 1972 जो बताया गया, उसके तहत ये कहा गया कि एक संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। वहां पे किसी भी मनुष्य को प्रवेश से अनाधिकार प्रवेश से वर्जित होगा, न इसमें शिकार करने की अनुमति होगी, न ही वहां से पेड़ काटने की अनुमति होगी। वो पूरा संरक्षित क्षेत्र सरकार के अधीन में होगा। इस प्रकार से तो ये काजीरंगा हो गया, चिल्का हो गया, अन्नामलाई हो गया, दलमा हो गया, ये सारा चीज सरकार के द्वारा अभयारण्य क्षेत्र वन्य प्राणी को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राकृतिक संसाधन था, जो संसाधन था, नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर था क्लास 10 के लिए, ये पार्ट 3 था और पार्ट 3 में ये खत्म हो जाती है। अगले बार हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर घूमते फिरते हमारे चैनल तक पहुंचते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।